हाय देयर, you're watching It's Not Fake और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण और उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के It's Not Fake की 5 बड़ी हेडलाइंस के साथ। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, लगातार 18वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। कांग्रेस के लगातार हमले के बाद तिलमिलाई बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा एक खारिज राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं। भारत चीन तनाव के बीच बॉर्डर पर पहुंचे आर्मी चीफ, पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड एरियाज का लिया जायजा। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, योगा गुरु बाबा रामदेव की दवा के प्रचार और प्रसार पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद पतंजलि ने दी सफाई। और कोरोना टेस्ट पर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस, अब ऑफिस कर्मचारियों को भी करना होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट, कोरियन किट से मिलेगी 30 मिनट में रिपोर्ट। इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके पीछे का सच भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है आम आदमी की जेब पर एक भारी चपेट। और वो चपेट क्यों लग रही है? क्योंकि लगातार 18वें दिन डीजल और जो पेट्रोल के जो दाम थे वो लगातार 18 दिन से बढ़ रहे थे, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, क्योंकि दिल्ली में आज डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए। अब डीजल दिल्ली में कितने रुपए का है? 79 रुपीज 88 पैसे का डीजल है। और अगर देश में चारों महानगरों की आप बात करें तो इस समय सबसे महंगा डीजल देश में दिल्ली में है। और सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ पर है? मुंबई में, जिसका दाम है 86 रुपए 54 पैसे। तो अगर इन 4 महानगरों की आप तुलना करें तो इस समय डीजल और पेट्रोल डीजल सबसे महंगा इस समय दिल्ली में है। अब आपको कुछ क्यूमुलेटिव हाइक्स के बारे में बताते हैं, जो एक एग्रीगेट हाइक जो हमने देखी है पिछले 18 दिनों में। अगर हम क्यूमुलेटिव हाइक पेट्रोल की देखें तो 8 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में 10 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ है। ये 18 दिन की क्यूमुलेटिव हाइक की हम बात कर रहे हैं। और ये हाइक सरकार क्यों कहती है कि ये बढ़ोतरी दामों में क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, अगर आप कच्चे तेल का दाम देखें तो वो महज 43.83 डॉलर्स पर बैरल है। इसका जो कॉस्ट है वो उतना ही है। लेकिन क्योंकि ऑयल कंपनीज बीच में उन्होंने जो समय समय पर ऑयल कंपनीज अपने दाम बढ़ाती रहती थी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के हिसाब से, जो उनका अपना प्राइस मैकेनिज्म था, तो लॉकडाउन जो बीच में आया तो उस दौरान ये प्राइस हाइक नहीं देखने को मिला। और अब जब अनलॉक फेज में हम आ गए तो इस अनलॉक के फेज में आज 18वें दिन हमने लगातार देखा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और आज डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। अब कुछ मुख्य बातें हैं। विपक्ष जमकर इस पर प्रहार कर रहा है। आपको ध्यान होगा जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी का स्लोगन था 2014 में, और उन्होंने क्या कहा था? बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि मोदी सरकार को लाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है डीजल और पेट्रोल। तो वो सारे जुमले कहाँ गए? आज सरकार जब सत्ता में है तो क्या वो अपने जुमले भूल गई? क्या वो अपने वायदे भूल गई जो उन्होंने जनता को किए थे? आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई? और अगर मजबूरी भी सरकार की है तो आज मेरा सवाल ये है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो पेट्रोल मंत्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, आज लोगों के समक्ष जाकर वो इस बात को लोगों के बीच क्यों नहीं रख रहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है। अब आपको बता दें, आज ट्विटर पर, सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर यही एक खबर ट्रेंड कर रही है कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार 18 दिनों से बढ़ रही हैं। अब ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? ऑलरेडी लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपने बंद कर दिया है। अनलॉक फेज है तो लोगों के ऑफिसेज खुल गए हैं। ऑफिसेज आप कैसे जाएंगे? अपना ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करना है, और अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोग काम कैसे करेंगे? आज
मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे, और आज लोग इस बात पे हंसी उड़ा रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था कि जीडीपी की बढ़ोतरी होगी। तो कौन से जीडीपी की बढ़ोतरी हुई? गैस, डीजल और पेट्रोल। इस पर आपका क्या सोचना है? फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार इस पर क्या कहती है, लेकिन बहुत ही शर्मसार स्थिति है, क्योंकि सरकार कोई भी एक्सप्लेनेशन लोगों के बीच नहीं ला रही है। तो स्टोरी पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं, और लगातार कड़े तेवर बने हुए हैं कांग्रेस के, जहां तक इंडो चाइना स्टैंड ऑफ का मामला है। आपको ध्यान होगा कि इंडो चाइना बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगातार एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन राजनीति भी इस पर कम नहीं हो रही है। जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार का ये कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है, उन इंटेलिजेंस फेलियर है, उनको पता ही नहीं चला कि कब चाइनीज ट्रूप्स भारत की टेरिटरी पर अंदर आ गए और उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में लगातार ट्वीट्स की झड़ी चल रही है। कभी राहुल गांधी प्रहार करते हैं, फिर उधर से जेपी नड्डा प्रहार करते हैं। और जेपी नड्डा ने तो जब मनमोहन सिंह ने इस बात को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब इस बात को कड़े शब्दों में बोला था, तो जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि वो एक ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था 600 चाइनीज इंकर्जन्स 2010 और 2013 के बीच में, तो उनको ऐसी बातें करने का हक नहीं है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने भी बहुत सारी बातें कही, और तब से एक लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट्स, प्रहार और देखा जा रहा है कांग्रेस और जेपी नड्डा के बीच में। आज जेपी नड्डा ने जो बातें कही हैं वो और भी ज़्यादा कड़े शब्दों में कही हैं, और एक डायरेक्ट अटैक है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे। अब सुनिए राहुल गांधी ने आज जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक खारिज वंशज पूरे विपक्ष के बराबर नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि जो पिछले दिनों ऑल पार्टी मीटिंग हमने देखी थी, तो उसमें जो बाकी विपक्षी पार्टीज थी वो सारी एकजुट हो गई थी। उन्होंने सरकार का समर्थन किया, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने की बातें कही, अपने सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी थी जो अलग सुर में चल रही है। बार बार वो सवाल उठा रही है कि बॉर्डर पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने बोला कि एक खारिज राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वन रॉयल डिनास्ट एंड रॉयल कॉर्टियर्स हैव बिकम ग्रैंड ऑपोजिशन इट सीम्स। तो उन्होंने इस बात को कहा कि एक राजवंश बड़े बड़े शब्दों में कुछ कहता है, और जो उसके जो चारों तरफ जो उसके जो लोग हैं, उनके जो उनके साथ जो हमेशा रहते हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, वो सारे फेक न्यूज़ पेडल करते हैं, यानी कि जो गलत खबरें हैं, वो गलत धारणाएं हैं, वो फैलाते हैं। तो इन सारी बातों को बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि एक परिवार यानी कि एक राजवंश यानी कि गांधी परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक एक्सेप्शन नहीं हो सकता। पूरा देश एक तरफ है और गांधी परिवार एक तरफ है। तो ऐसा कड़ा प्रहार आज जेपी नड्डा ने कहा है। लगातार राजनीति इस मामले में चल रही है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से सवाल कर रही है, उससे कहीं ना कहीं देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि चाइना इस तरीके की जो राजनीति जिस समय देश में चल रही है और जिस तरीके के सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, उसका एडवांटेज चाइना उठा रही है। अब चाइना को इसका कितना एडवांटेज मिल रहा है? कांग्रेस लेकिन कड़े सवाल कर रहा है। विपक्ष का काम है सवाल करना, लेकिन सरकार जो कड़े सवाल हैं उनको आलोचना के रूप में देख रही है। तो बहुत सारी बातें हैं कि सरकार का परसेप्शन क्या है और कांग्रेस पार्टी का क्या परसेप्शन है। लेकिन फिलहाल जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो सवाल पूछने से नहीं डरते हैं, और उधर बीजेपी भी इस बात को ये कह रही है कि आप सवाल पूछते जाएंगे और हम कड़े से कड़ा जवाब देते जाएंगे। तो ये जो सवाल जवाब की झड़ी है, ये कब थमेगी? क्योंकि अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, वो अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या इस राजनीति से आप इत्तेफाक रखते हैं? इस पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। हमारी तीसरी खबर भी भारत और चीन की जो तनावपूर्ण स्थिति है उसी से जुड़ी हुई है। आज इस पूरे तनाव के बीच जो आर्मी चीफ हैं MM नरावने, आज वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
जो ईस्टर्न लद्दाख में है, आज वहाँ पे पहुँचे। फॉरवर्ड एरियाज़ का उन्होंने आज जायज़ा लिया। जो आर्मी के जो जवान्स हैं उनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और बाकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसका भी जायज़ा लिया कि सिचुएशनली अगर आज अभी कोई अगर टारगेट करना पड़े या किसी भी तरीके की अगर एक और कोई संवेदनशील स्थिति उत्पन्न होती है तो आज आर्मी कितनी रेडी है। तो इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए आज नरावने आज फॉरवर्ड एरियाज़ में पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी चल रही हैं, और वो है एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो मीटिंग चल रही है, और वो डिप्लोमेटिक जो मीटिंग है वो है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम WMCC कहते हैं। इस WMCC को 2012 में बनाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत और चीन के बीच अगर बॉर्डर एरियाज़ में टेंशन होता है तो उसके बीच में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होगी। अब आपको बात बता दें कि 22 जून को मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पर 10 घंटे की एक वार्ता चली। उसमें ये कहा गया कि एक म्यूचुअल कंसेंसस बना है जिससे कि हम डिसएंगेज करेंगे, यानी कि हम पीछे हटेंगे। मॉडलिटीज़ उसकी क्या होंगी अभी वो वर्क अराउंड हो रही हैं कि उनकी क्या शर्तें होंगी, लेकिन भारत अपनी जगह पर बहुत एडमेंट था, बहुत ही तत्पर था कि जो 5 मई के पहले की सिचुएशन है और जो पोजीशन है चाइना को उस पर वापस जाना पड़ेगा। चाइना इस पर एग्री करेगा या नहीं करेगा अभी वो सारी बातें क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मॉस्को में जो ट्राइलैटरल लेवल की जो मीटिंग चल रही है RIC कंट्रीज़ की, तो आज वहाँ से ये भी खबर आई है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आज एक हुई है भारत और जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। लेकिन जो बहुत चौंकाने वाली जो वहाँ से खबरें मिल रही हैं, ये कहा गया था कि टेंशन्स को आसान करना, टेंशन्स को ईज़ आउट करने का मकसद होगा इस RIC का और जो मिलिट्री कमांडर लेवल की जो बातचीत है। लेकिन बहुत हैरान करने वाले जो कुछ बयान आ रहे हैं इस समय चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से, तो वो मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो थोड़ी देर पहले जो खबरें जो वेबसाइट्स पर और सारी जो न्यूज़पेपर्स इस बात की चर्चा कर रहे हैं और TV चैनल्स इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल रूल्स। जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उन्होंने RIC की मीटिंग में बार बार इंटरनेशनल रूल्स का हवाला दिया है कि देशों को इंटरनेशनल रूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसी इंटरनेशनल रूल्स का हवाला देते हुए चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि भारत इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और जो भारत का मीडिया है वो गलत खबरें फैला रहा है। तो ये कैसा डिसएंगेजमेंट है, ये कैसी बातचीत है कि आप मिलिट्री कमांडर्स लेवल पर जो सोर्सेज से छन छन कर खबरें आती हैं कि नहीं हमारी बहुत ही सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, और उधर दूसरी तरफ जो रक्षा मंत्रालय है चाइना का और जो उनका फॉरेन डिपार्टमेंट है वहाँ से उस तरीके के बयान आते हैं, ब्लेम उस समय भारत का है, भारत की ही गलती बताई जाती है। तो अगर गलती भारत की है तो इस बातचीत का क्या मतलब है? इस समय बहुत सारी बातें चाइना को अपने एंड से क्लियर करना है। अगर आज दोषारोपण वो भारत की ओर देते हैं, अगर आज भारत के मीडिया के ऊपर वो दोषारोपण कर रहे हैं, तो आज चाइना को भी अपने एंड से क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने इस बात का अभी प्रमाण क्यों नहीं दिया कि चाइनीज साइड में कितनी मौतें हुई हैं, कितने सोल्जर्स मरे हैं, उनके कितने जवान मरे हैं। आज तक हमें इस बात का कोई पता नहीं है। तो जो डिसएंगेजमेंट वाली जो डिसएंगेज करने वाली बात है कि आप वहाँ से हटेंगे, तो ऐसे में डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर कोई ये कह रहा है कि वहाँ की स्थिति अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बातचीत से कोई हल निकलने वाला है। आइए अब आपको चौथी खबर की ओर लेकर चलते हैं, और वो खबर जुड़ी हुई है कोरोना अपडेट से। पिछले अगर 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो केसेस आए हैं, जितने संक्रमित केसेस हैं, वो लगभग 15,968 केसेस सामने आए हैं, और टोटल इस समय 4.5 लाख केसेस का आंकड़ा भारत में पार हो चुका है। तो एक लगातार चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, और सरकार काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन वो इनिशिएटिव्स कितने कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लॉकडाउन तो हटा दिया गया, और लॉकडाउन हम जल्दी भी लेकर आए, हमने हटाया भी, अनलॉक भी कर दिया, लेकिन जो कोरोना का कर्व है
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने भी इस बात को ट्वीट किया है कि 2 कर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक कोरोना का और दूसरा जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं, तो ये दोनों कर्व थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग दवाइयाँ लॉन्च कर रही हैं, कल आपने देखा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यानी कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है उसने कोरोनिल और स्वासिर नाम की एक दवा लॉन्च की थी और कहा कि इसमें 7 दिनों में कोरोना का क्योर हो जाएगा। लेकिन लॉन्चिंग से ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी अब खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने प्रचार और प्रसार बाबा रामदेव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया, जिसको सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया, सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने दिखाया। लेकिन इस दौरान वो ये भूल गए कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स हैं इस दौरान वो फॉलो नहीं किए। अब सवाल क्या खड़े हुए हैं, और आयुष मंत्रालय ने उनसे जो सवाल पूछे हैं उसमें कहा गया है कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो दवा का नाम बताए, उसका कॉम्पोजिशन बताए, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसकी रिसर्च कहाँ पर हुई है, और जो एथिक्स क्लियरेंस कमेटी है उससे उसको क्लियरेंस मिला है या नहीं मिला है। साथ ही जो उत्तराखंड की सरकार है, हरिद्वार में वो इनकी बाबा रामदेव की कंपनी है तो उत्तराखंड में आती है, तो उत्तराखंड सरकार से भी मांगा गया है कि सारे जो लाइसेंस के जो अप्रूवल्स हैं उसकी कॉपी आयुष मंत्रालय को दी जाए। तो इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सारे क्लियरेंसेस को फॉलो किया है और वो कॉपी सबमिट करें, ऐसा उन्होंने कहा है इस बात को। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि प्रचार और प्रसार जब आप ड्रग्स का करते हैं तो आप कितना अलाउड हैं। अगर आप कानून को देखें तो यहाँ पर मैं आपको 2 कानूनों के बारे में बताऊंगी जिसका उल्लंघन बाबा रामदेव ने खुलकर किया है। अब पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी दवा की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो जो दवा की एडवर्टाइजिंग है, वो कानून जिसके तहत वो दवा की एडवर्टाइजिंग आती है, दैट इज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो पहला उल्लंघन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोविड-19 का क्योर है, अच्छे से एडवर्टाइज कर दिया गया, लेकिन उस कानून के तहत जो सज़ा मिलनी चाहिए या जो केस रजिस्टर होना चाहिए, क्या बाबा रामदेव के खिलाफ हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा जो एक ड्रग्स हम जिसकी बात बार बार कर रहे हैं कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ की एक्ट है, और दूसरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है। अब जितने भी कंपोनेंट्स और जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है वो पनिशेबल होता है, उस पर सज़ा मिलती है अंडर सेक्शन 331 ऑफ ड्रग्स एक्ट। लेकिन क्या बाबा रामदेव के खिलाफ कोई सरकार में कोई इस तरीके की पहल करेगा कि बाबा राम पूछताछ हुई है? वो एक कॉस्मेटिक मेजर हो सकता है, दिखावे का मेजर हो सकता है, लेकिन कोई केस दर्ज हुआ है अभी तक नहीं। उनकी कंपनी से ये पूछा गया है कि आप सारी कॉपीज करिए, लेकिन इसके लिए उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से गुमराह करने की बात है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जमकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स में पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो चैनल्स को अपने सर्वाइवल के लिए पतंजलि का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना पड़ा। तो आज बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कई लॉयर्स से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि चैनल्स के ऊपर भी केस होना चाहिए कि चैनल्स ने, जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इस बात को कैसे दिखा दिया, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब आगे बाबा रामदेव की जो दवा है कोरोनिल और स्वासिर, ये कितनी कारगर साबित होती है। ऐसे में ग्लेनमार्क ने भी अपनी एक दवा लॉन्च की है, सिप्ला ने भी लॉन्च किया है, बट दवाइयों की एफिकेसी का अभी किसी को कोई पता नहीं। इस पर आपका क्या फीडबैक है, सब बताइए। हमारी अगली खबर भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है और वो खबर थोड़ा सा राहत वाली है, क्योंकि आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में और जितने भी दफ्तर हैं उनको बोला जाएगा कि वो अब रैपिड एंटीजन टेस्ट अपने कर्मचारियों का कराएं, क्योंकि कर्मचारियों में एक अजीब सी बेचैनी है। एक जो सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है कि आप अपने ऑफिस जाएंगे तो आप कितने सेफ हैं, आपको इन्फेक्शन फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये सारी चीज़ें हमेशा कर्मचारियों के और एम्प्लॉयज़ के दिमाग में होती हैं। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत इस कोरियन किट को खरीदे हर ऑफिस, जिसकी कीमत महज 450 रुपये है। और ये कहा गया है कि जितने भी ऑफिसेज हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है तो उसमें सबसे राहत वाली बात यह है कि अब आपको 24 घंटे से 48 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी रिपोर्ट अगले 30 मिनट में आ जाएगी।
लेकिन अगर आपका टेस्ट को ये रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो उसके बाद आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा और तुरंत इलाज भी शुरू हो सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है ICMR की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो कम से कम एक जो लंबी वेट होती थी, बहुत लंबा इंतज़ार होता था कि कब को हम टेस्ट कराएंगे और कब आप उसका रिज़ल्ट आएगा, तो वो बेचैनी दूर हो गई है। जहाँ तक ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं एयरपोर्ट पर जहाँ पर चीज़ें हैं, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा तो फटाफट टेस्ट होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ, एक चिंता का विषय कोरोना का जो राइजिंग कर्व है वो बना हुआ है। तो आज हमारी इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @नीलू317 उस पर ज़रूर लिखिएगा और एक ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल इन इट्स नॉट फेक।